अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के चैप्टर 12 को कवर कर रहे थे। फॉर दैट पर्पस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के फर्स्ट 5 सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके फर्दर 2 सेक्शन यानी सेक्शन 236 एंड सेक्शन 236 ए कवर करेंगे। लेकिन इनको कवर करने से पहले एक लास्ट थिंग जो प्रीवियस लेक्चर में रह गई थी वो था सेक्शन 231 बी एंड सेक्शन 234 के दरमियान का डिफरेंस। क्योंकि मैंने ये डिस्कस किया था कि मैं ये दोनों सेक्शन आपस में कंफ्यूज करते हैं रीडर को, क्योंकि इनमें किसी न किसी हद तक सिमिलैरिटी है, क्योंकि वो भी मोटर व्हीकल के हवाले से ही टैक्सेशन है। सेक्शन 231 बी में भी और सेक्शन 234 में भी सेम इसी पर्सपेक्टिव के लिहाज से ही टैक्स है, सेम ट्रांजैक्शन के हवाले से टैक्स है। तो आया इन दोनों सेक्शन के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस और सिमिलैरिटी दोनों को पहले हम लोग कवर करेंगे, इन दोनों सेक्शन की, सेक्शन 231 बी एंड 234 की, एंड उसके बाद फिर हम लोग अपना आज का लेक्चर यानी सेक्शन 236 और 236 ए कवर करेंगे। तो अगर बात करें डिफरेंस की कि सेक्शन 231 बी और 234 के दरमियान के जो डिस्कस किया गया है टैक्स इन दोनों सेक्शन में, उसके अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि सेक्शन 231 बी का टैक्स बेसिकली जो ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल होता है उसको पे करना होता है एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मोटर व्हीकल। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को उसने ये टैक्स पे करना होता है जब भी वो कोई गाड़ी वगैरह ख़रीदता है और उसने उसे अपने नाम पे रजिस्टर करवाना होता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे सिंगल टाइम ही पे करना है, उसे बार-बार पे नहीं करना। जबकि इसके बरक्स 234 सेक्शन 234 का जो टैक्स है, वो भी ओनर ऑफ़ द मोटर व्हीकल ही पे करता है, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को ही पे करता है, लेकिन ये उसने हर साल पे करना है जब तक वो गाड़ी उसके नाम पर रहती है। मतलब जब तक वो उस गाड़ी को ओन कर रहा है, तब तक उसने सेक्शन 234 का टैक्स एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को पे करना है एज़ पर सेक्शन 234, जिसे हम टोकन टैक्स कहते हैं। तो ये तो हो गया लोगों के दरमियान डिफरेंस। सेक्शन 234 में आप सेक्शन 231 का भी आपको पता चल गया कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। अब ये तो आपको पता चल गया कि टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है, ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल को पे करना पड़ रहा है। वो एक ही दफ़ा सिर्फ़ पे करना पड़ता है 231 बी का, जिस टाइम से आप अपने नाम पर रजिस्टर करवा रहे हो, जबकि सेक्शन 234 का टैक्स आपको तब तक पे करना पड़ेगा जब तक आप उस गाड़ी को ओन कर रहे हो, जब तक वो गाड़ी आपके नाम पर है। इसी तरह अब अगर हम इसकी बात करें कि इन दोनों टैक्स का आपको डिफ़रेंस तो पता चल गया, लेकिन इस टैक्स से आप कब बच सकते हो? तो बचने की सिचुएशन 231 सेक्शन के अंदर तब है कि जब तो बचने की सिचुएशन यहाँ पर ये है सेक्शन 231 बी के केस के अंदर कि अगर तो आपने लोकल मैन्युफैक्चरर से गाड़ी ख़रीदी थी और उस टाइम आपने उसी को टैक्स पे कर दिया था, तो अब आपको डबल टैक्सेशन नहीं होगी। मतलब जब अब आप दोबारा रजिस्टर करवाने जा रहे हो, तो तब आपको वो दोबारा 231 बी का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक सिचुएशन ये है, तब आप 231 बी के टैक्स से बच सकते हो। सेकंड सिचुएशन ये है कि आपने गाड़ी इंपोर्ट की और आपने इंपोर्ट के टाइम उसका इंपोर्ट टैक्स दे दिया था, तो तब भी अब आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को सेक्शन 231 बी की मद में टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एंड नंबर थर्ड ये कि आपने आगे वो गाड़ी फर्दर किसी को सेल कर दी, तो अब जिसको सेल की है वो जाएगा रजिस्ट्रेशन कराने अपने नाम पे, तो उसे सेक्शन 231 के सब सेक्शन 2 के तहत अब उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप, ज़ाहिर सी बात है, आप उसके ओनर नहीं रहे। तो सेक्शन 231 बी के टैक्स से बचने के लिए और नंबर 4 एक्सेप्शन इसमें ये भी थी कि आपकी पास वो 10 साल हो गए हैं उसको रजिस्टर करवाए हुए, और उसके बाद यानी गाड़ी को अब उसकी रजिस्ट्रेशन के टाइम से लेके 10 साल एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब आपको दोबारा अब इसके मतलब कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये तकरीबन 3 बेसिकली एक तरह से देखा जाए, तो चौथी को आप निकाल दें कि थर्ड इसकी एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन है जिसमें आपको सेक्शन 231 बी का टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और सेक्शन 234 की अगर एग्ज़ैम्पशन की बात करें कि ये टैक्स, इस टैक्स से आप कब बच सकते हैं, तो इसकी एक ही एक्सेप्शन है कि जब आप एक गाड़ी को ओन कर रहे हो, तो आपको उसको ओनरशिप की मद में हर साल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को 234 सेक्शन के तहत टोकन टैक्स पे करना पड़ता है एज़ पर इंजन कैपेसिटी ऑफ योर मोटर व्हीकल। लेकिन अगर तो उसी गाड़ी को ओन करते हुए आपको 10 साल हो चुके हैं, वो 10 साल से आपके इस्तेमाल में हैं, तो अब जैसे ही 10 साल हो गए आपके इस्तेमाल में उसको, तो 10 साल ख़त्म होने के बाद अब आपको 234 का टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो ये एक्सेप्शन है 234 टैक्स से बचने के लिए कि आप किस तरह बच सकते हो टोकन टैक्स से।
तो ये तो हो गया इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि इसका जनरल रूल भी आप कह सकते हैं, एक्सेप्शन में डिस्कस कर दी। अब अगर हम बात करें इन दोनों सेक्शन के दरमियान सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी इनके दरमियान ये है कि ये दोनों टैक्स मोटर व्हीकल से मुतल्लक हैं। दोनों टैक्स जो है वो आपको यहाँ पर जो टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है। नंबर 3 सिमिलैरिटी इनके दरमियान ये है कि जो टैक्स ये पे करना है ये ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल को पे करना है, यानी प्रोसेसर को और बेनिफिशरी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्योरली ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल को ही ये टैक्स पे करना है। नंबर 4 सिमिलैरिटी इन दोनों टैक्सेस के दरमियान ये है कि ये टैक्सेस आपको एज़ पर द इंजन कैपेसिटी ऑफ द मोटर व्हीकल आपको ये पे करने पड़ते हैं। नंबर 5 सिमिलैरिटी इनके दरमियान ये है कि ये दोनों टैक्सेस की नेचर एडजस्टेबल है, यानी ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सो आई होप ये इनके दोनों सेक्शन के दरमियान क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन 236 की तरफ, जो कि डील करता है टेलीफोन एंड इंटरनेट यूज़र से। यानी नेम से क्लियर हो रहा है कि जब जो भी आप इंटरनेट पैकेजेस कर रहे हो, मोबाइल लोड कर रहे हो, या फिर मोबाइल पैकेजेस परचेज़ कर रहे हो, या फिर पीटीसीएल बिल आपका आ रहा है, पीटीसीएल सर्विसेज अवेल कर रहे हो, इन तमाम ट्रांजैक्शन पर टैक्स पेयर से एज़ पर सेक्शन 236 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एडवांस टैक्स डिडक्ट किया जाता है। अब इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक टिप्स टू रिमेंबर दे दूं कि ये ऑलमोस्ट जो ये ट्रांजैक्शनल टैक्सेस हैं कि एज पर दिस चैप्टर ऑफ दिस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हम लोग वेरियस ट्रांजैक्शन डिस्कस कर रहे हैं जिन ट्रांजैक्शन पर टैक्स पेयर को टैक्स देना पड़ता है। इन तमाम सेक्शन के अंदर जो सिमिलर पॉइंट्स हैं या याद रखने के लिए आप टिप्स समझ लें वो ये है कि इन तमाम सेक्शन में तकरीबन 4-5 चीज़ें ही डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 तो ये कि किस ट्रांजैक्शन पर आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 2 कि ये किस पर्सन ने ये एडवांस टैक्स आपसे डिडक्ट करना है। और नंबर 3 ये कि किस पर्सन ने ये टैक्स देना है। नंबर 4 ये कि ये टैक्स किस रेट के हिसाब से लिया जाएगा। नंबर 5 ये कि किस नेचर का ये टैक्स है, इस टैक्स की नेचर क्या है। और नंबर 6 ये कि टैक्स किस पर्सन को नहीं पे करने की ज़रूरत। तो ये 5-6 चीज़ें ही ऑलमोस्ट हर सेक्शन के अंदर कवर की गई हैं। हम लोग पहले अपना सेक्शन कवर करते हैं और फिर हम लोग अपने ये चेकलिस्ट यानी जो 6 पॉइंट्स हैं जो कि हम कह रहे हैं कि हर सेक्शन के अंदर यही 6 कॉमन पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जिस पर हर सेक्शन बेस करता है इस चैप्टर का, तो फिर बाद में हम अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 236 सब सेक्शन 1। ठीक। Subsection 1. Advance tax at the rate specified in Division 5 Part 4 of the first schedule shall be collected on the amount of. ओके, सो सबसेक्शन 1 में उन्होंने पहले ही रेट बता दिया कि ये आप जो भी ये जो डिफरेंट ये क्लाउजेस के लिहाज से कि 5 ट्रांजैक्शन करेंगे, इन 5 ट्रांजैक्शन पर इस रेट के हिसाब से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। सो वो कह रहे हैं कि जो एडवांस टैक्स का रेट स्पेसिफाइड किया गया है कहाँ, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 5 के डिवीजन 5 में, उस रेट के हिसाब से एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा किन अमाउंट पे। नंबर 1 ये कि जो भी आपका पीटीसीएल का बिल आएगा, यानी जो भी आपका सब्सक्राइबर, जाहिर सी बात है जो जिस पर्सन के नाम पे आपका टेलीफोन पीटीसीएल का बिल आना है, जाहिर सी बात है वो सब्सक्राइबर है, वो उसका बिल पे कर रहा है। तो कह रहे हैं कि पीटीसीएल के बिल पे, इसके अलावा अगर आप लोग पर कार्ड परचेज करके पीटीसीएल सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रीपेड कार्ड ऑफ टेलीफोन पे, इसके अलावा सेल ऑफ यूनिट थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और वट एवर फॉर्म, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि समोसा ऐप है, जैस कैश ऐप है, इजी कैश ऐप, इजी पैसा ऐप है, यू फ़ोन है, टेलीफोन की जोंग ऐप है, माई जोंग ऐप, इन तमाम जो टेलीकम्युनिकेशंस ऐप हैं इनके थ्रू जब हम लोग मोबाइल पैकेजेस या इंटरनेट पैकेजेस या एसएमएस पैकेजेस या सोशल मीडिया बंडल्स परचेज़ करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, ये सेल ऑफ यूनिट बेसिकली पैकेजेस हैं। ये जब हम लोग पैकेजेस परचेज़ करते हैं तो इन पैकेजेस के ऊपर जो हमारा पीटीसीएल का बिल है उसके ऊपर, या फिर जो हम पीटीसीएल सर्विसेज प्रीपेड कार्ड के थ्रू लेते हैं, यानी पहले नॉर्मली जो बिल हमारा एट द एंड ऑफ द मंथ आता है जिसके लिए हम पहले कुछ पे नहीं करते, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट पेड बिल। ठीक है, मेजॉरिटी टाइम आप लोगों ने अपनी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन ऐप्स जो हैं
ये ईज़ी पैसा, ये जैज़ कैश या समोसा ऐप, ये माई ज़ोंग ऐप, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उधर ऑप्शन आ रहा होता है पैकेजेस और लोड करने से पहले कि क्या ये सर्विसेज आपकी मोबाइल 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं कि मोबाइल लोड एंड पैकेजेस, प्रीपेड कार्ड एंड पोस्टपेड बिल्स, ठीक है। अगर तो आप लोग पोस्टपेड सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप कह रहे हो कि हम आपकी सर्विसेज पहले अवेल करेंगे और आपने एट द एंड ऑफ द मंथ हमें बिल भेजना है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि अगर आप लोगों की पोस्टपेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ले रहे हो, यानी आपका पोस्टपेड पीटीसीएल का बिल है या प्रीपेड पीटीसीएल का बिल है, या आप लोग मोबाइल पैकेजेस और मोबाइल लोड या एसएमएस पैकेजेस या सोशल मीडिया बंडल्स ये सारी परचेज कर रहे हो किसी भी डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन ऐप के थ्रू, या फिर जो आपका इंटरनेट का बिल आ रहा है सब्सक्राइबर का, या आप लोग जो प्रीपेड कार्ड ऑफ इंटरनेट है, यानी जैसे कि हम लोग कार्ड लेते हैं और फिर उसके बाद उनको स्क्रैच करके लोड करते हैं फिर पैकेज लगाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो आप लोग कार्ड ले रहे हो, जो आप लोग पैकेजेस कर रहे हो मोबाइल ऐप के थ्रू, या जो आपका इंटरनेट का बिल पोस्ट पेड है और टेलीफोन का बिल पोस्ट पेड है या प्रीपेड है, इन तमाम टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के ऊपर आपसे एडवांस टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। किस रेट के हिसाब से? इस रेट के हिसाब से जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 5 में बताया गया है, और ये टैक्स लिया जाता है उस पर्सन से जो कि सब्सक्राइबर ऑफ दिस सर्विसेज होता है, मतलब जो ये सर्विसेज कर रहा है उसे हम टैक्स पेयर कहेंगे बेसिकली। जैसे कि अब अगर मैंने कोई पैकेज करना है मंथ, जैसे डिफरेंट पैकेजेस के नाम है, मंथली मैक्स, मंथली फ्रीडम, इस तरह का कोई भी पैकेज अगर मैं करती हूँ अपनी मोबाइल ऐप से, लेट्स सपोज जैज़ कैश ऐप से ही कर रही हूँ, तो अब उस टाइम हम लोग देखते हैं जब भी आप नॉर्मली हर बच्चा ही आजकल डिजिटल मीडिया का टाइम पीरियड है, हम लोग मोबाइल से ही हर तरह की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो आपने कभी खुद भी पैकेज लगाते हुए चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पर आ रहा होता है कि ये टोटल आपका पैकेज की अमाउंट इतनी है, और जब हम करते हैं तो उसमें साथ में लिखा हुआ होता है कि ये है लोड एंड पैकेजेस की अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। जहाँ पर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का वर्ड लिखा होता है तो वो बेसिकली वो टैक्स सेक्शन 236 का ही होता है कि वो कह रहे थे कि इतनी ये अमाउंट है। लेट्स सपोज अगर आपका 2200 का पैकेजेस है तो उसमें 1900 या जो है 2000 जो है वो, या 2100 आप कर लें कि ये आपके लोड की अमाउंट है, और 100 रुपया जो है वो 236 के तहत वो आपसे टैक्स लिया जा रहा है। उधर टैक्स का फिगर अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा तो आपकी पैकेज करते हुए नोट डाउन कर लीजिएगा कि उसमें आ रहा होता है कि ये है आपकी टैक्स की अमाउंट, ठीक है। तो बेसिकली ये जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इन ट्रांजैक्शन पर आपसे एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाता है टैक्स पेयर से इस रेट के हिसाब से जो यहाँ पर मेंशन है, और ये बेसिकली 15% है। यानी कि अगर आपका पीटीसीएल का बिल 5000 मंथली आता है तो उसमें ही शामिल होगा आपकी टैक्स की अमाउंट भी 15, उसमें 15% 5000 का निकाल के फिर जो 15% उसमें ऐड होगा वो आपका टोटल पीटीसीएल का बिल आएगा, ठीक है। अब आ जाता है द पर्सन, अभी मैं ये सेक्शन पढ़ लूँ तो मैं इसकी चेकलिस्ट करके विद एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी ताकि किसी को भी ज़रा सा भी कन्फ्यूजन ना रहे। सब सेक्शन अभी तक देखा जाए तो अभी हम लोगों ने ये बात कर ली कि टैक्स किन ट्रांजैक्शन पर होगा, किस रेट के हिसाब से होगा, किससे लिया जाएगा, यानी कि जो हमारी चेकलिस्ट के 6 पॉइंट थे उसमें से 3 पॉइंट कवर हो चुके हैं, 3 रह गए हैं। सब सेक्शन 2 कहता है द पर्सन प्रिपेयरिंग द टेलीफोन इंटरनेट बिल शेल चार्ज एडवांस टैक्स अंडर सब सेक्शन इन द मैनर टेलीफोन इंटरनेट चार्जेस आर चार्ज। यानी यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट का तस्करा किया गया है एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 236 के जो बंदा ये बिल बना रहा होगा टेलीफोन का और इंटरनेट बिल का, जिस तरीके कार से वो कह रहे हैं कि इनके चार्जेस होते हैं उसी के अंदर ही वो चार्ज कर लेगा जो इस पर एडवांस टैक्स लगना है वो भी। यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट वो बंदा है जो कि बिल प्रिपेयर कर रहा है फॉर द टेलीफोन एंड इंटरनेट पैकेजेस सर्विसेज। सब सेक्शन 3 स्टेट दैट, यानी हमारी चेकलिस्ट के पॉइंट में से 4 पॉइंट कवर हो गए, टोटल 6 रह गए हैं कि इस टैक्स की नेचर क्या है और किस पर्सन से ये 236 का टैक्स नहीं लिया जाता। और सब सेक्शन 3 कहता है द पर्सन इशू और सेलिंग प्रिपेयर कार्ड फॉर टेलीफोन और इंटरनेट, पर्सन इशू और सेलिंग प्रिपेयर कार्ड फॉर टेलीफोन और इंटरनेट शेल कलेक्ट एडवांस टैक्स फॉर द परचेज एट द टाइम ऑफ इशू और सेल ऑफ कार्ड। जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया कि हम लोग अभी तो आजकल हर चीज़ हम लोग ऐप के थ्रू करते हैं, लेकिन ऐप से पहले लोग लोड कराने के बजाय कार्ड लेते थे क्योंकि लोड के अंदर नंबर लीक होने के ख़तरा होता था, तो मेजोरिटी लोग जो है वो कार्ड लेकर ही अपने पैकेजेस और लोड वगैरह करते थे। तो वो कह रहे हैं कि जिस टाइम आप ये लोड और पैकेजेस वगैरह कर रहे हैं ना, तो जो बंदा ये कार्ड वगैरह इशू कर रहा है
वही आपसे एडवांस टैक्स ले लेगा। अब इससे मुराद हरगिज़ नहीं है कि दुकानदार आपसे ले लेगा, जो रिटेलर है वो नहीं लेता। बेसिकली कार्ड वगैरह इशू किसने किए हुए हैं, जिस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का, जैसे कि यूफोन का, जैस का, जोंग का, टेलीनॉर का, वारिस का, आप जिसका भी कार्ड ले रहे हो, बेसिकली वही आपसे जो है ये एडवांस टैक्स सेक्शन 236 का कवर कर लेती है। जैसे कि हम लोग देखते भी थे कि जब भी हम लोग मोबाइल कार्ड लेते थे और फिर हम उसको लोड करते थे, तो कभी भी हमें, अगर आपने 100 का कार्ड लिया है, 500 का कार्ड लिया है, कभी भी फुल अमाउंट आपके मोबाइल में क्रेडिट नहीं होती थी, कुछ ना कुछ डिडक्शन होती थी। तो वो डिडक्शन बेसिकली सेक्शन 236 ऑफ दिस लॉ ही होती थी, वो आपसे एडवांस टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता था। इसी तरह सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो बंदा पर्सन इशू और सेलिंग यूनिट थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम वट एवर फॉर्म शेल कलेक्ट एडवांस टैक्स, ठीक है। इसी तरह अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यानी कि जैसे कि ये टेलीकम्युनिकेशन ऐप्स हैं, इनके थ्रू अगर आपने सेलिंग ऑफ यूनिट से मुराद बेसिकली मोबाइल लोड एंड पैकेजेस हैं, ये जब आप लोग परचेज़ करते हो तो यहाँ पर जो आपका टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है वो अगेन मोबाइल कंपनी ही है। जिस भी कंपनी की ऐप आप यूज़ कर रहे हो और उनका पैकेजेस आप परचेज़ कर रहे हो, वो भी आपसे एडवांस टैक्स उस पैकेज करने वाले से, उस मोबाइल लोड करने वाले से इस सेक्शन के तहत एडवांस टैक्स डिडक्ट कर लेंगे जिसी तरह आप पैकेज लगाओगे। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, जो कि इसका हमारी चेकलिस्ट का 6 पॉइंट है, जो कि मैंने कहा था कि ये सेक्शन 236 का टैक्स किस पर्सन के ऊपर चार्ज नहीं होता, किस पर्सन को जब भी वो मोबाइल लोड या पैकेजेस वगैरह कर रहा है तो उस बंदे को ये 236 का एडवांस टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो सब सेक्शन 4 कहता है कि एडवांस टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट, अ फॉरेन डिप्लोमेट, अ डिप्लोमेट मिशन इन पाकिस्तान और पर्सन हु प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कमिश्नर दैट इज इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यानी 4 पर्सनैलिटीज़ हैं, 4 पर्सन है जिनको 236 का टैक्स पे नहीं करना पड़ता। नंबर 1, गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ता। नंबर 2, जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं, फ़ॉरेन डिप्लोमेट या डिप्लोमेटिक मिशन पाकिस्तान या सफारत के किसी मिशन पर पाकिस्तान में। नंबर 3 पर्सनैलिटी। और नंबर 4 पर्सन जो कि एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट कमिश्नर का प्रोड्यूस कर दे कि भाई इसकी इनकम तो इस टैक्स ईयर के अंदर एग्जाम्प्ट ऑफ इनकम की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही थी, लिहाजा इस पर्सन को भी 236 का टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ये टोटल 4 पर्सन हैं जिनको 236 का टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ता। अब अगर इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझें, पहले हम लोग अपने जो 6 मैंने कहा था कि हर सेक्शन के अंदर टोटल 6 चीज़ें ही डिस्कस की गई हैं, वो अपना चेकलिस्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे और फिर हम थोड़ा से प्रैक्टिकली मैं आपको इसको दिखाती भी हूँ किसी भी मोबाइल ऐप से, जिसमें आपको ये ज़रा प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ क्लियर हो। सो चेकलिस्ट की अगर हम बात करें तो नंबर 1, ये किस पर्सन से टैक्स ये डिडक्ट होता है, जो भी पर्सन इंटरनेट या पीटीसीएल या मोबाइल लोड पैकेजेस की सर्विसेज अवेल कर रहा है, उस बंदे से उस ट्रांजैक्शन पर, इन ट्रांजैक्शन पर ये 236 का टैक्स डिडक्ट हो जाता है। यानी कि सब्सक्राइबर ऑफ दिस सर्विसेज, सब्सक्राइबर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पे से 236 का टैक्स लिया जाता है। नंबर 2, टैक्स विद होल्डिंग एजेंट, यहाँ पर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस ऐप्स ही हैं, वो कंपनीज़ हैं, यानी ये जैस, वारद, टेलीनॉर, यूफोन, ये सारी, ये यहाँ पर आपकी टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, इन्होंने आपसे ये 236 का टैक्स विद हेल्ड करना है। नंबर 3 ये कि किस रेट के हिसाब से ये आपसे टैक्स डिडक्ट किया जाता है, इस रेट के हिसाब से जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 5 में बताया गया है, जो कि 15% है। नंबर 4 ये कि इस टैक्स की नेचर जो है वो एडजस्टेबल है, मतलब ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5 ये कि अगर कोई गैर मुल्की सफ़ीर है या कोई सफारती मिशन पर है, जो बंदा जिसकी इनकम एग्जाम्पशन कैटेगरी में आ रही है या गवर्नमेंट है, इन लोगों को 236 का टैक्स पे नहीं करना पड़ता, यानी कौन पर्सन इससे एग्जाम्प्टेड है। और किन ट्रांजैक्शन पे टैक्स लिया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस पे टैक्स लिया जाता है। नंबर 6 पॉइंट, यानी ये 6 चेकलिस्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था कि अगर किसी पर्सन का पीटीसीएल का बिल 5000 का आ रहा है तो उस पर 15% ही जो है वो ये टैक्स है, तो 5000 का 15% हम लेते हैं, यानी 5000
जमा 750 यानी 5,750 उसका टोटल बिल आएगा, जिसमें से 5,000 उसकी इन सर्विसेज के चार्जेस होंगे प्लस 750 उस पर 236 का टैक्स होगा। अब ये जो 750 की अमाउंट है ये पर्सन जो है वो यूज़ कर सकता है अपनी किसी भी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए किसी अपनी टैक्स ईयर की रिटर्न में। अब अगर आपके पास लेट्स सपोज सिर्फ 750 टैक्स है और आपको नहीं पता कि मेरा ये कितने पे टैक्स बना है, तो आपने इसे इम्प्यूट करना है, रिवर्ट बैक करना है, यानी अपना टैक्स लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपको जिस तरह हम लोग मैथ में अपने स्मॉल लेवल के ऊपर भी सम वगैरह नहीं करते थे, क्वेश्चन वगैरह करते थे, हमें एक फिगर पता होता था, हम कहते थे एक्स की वैल्यू पता करें। अब जो कि यहाँ पे मुझे टैक्स पता है, मुझे ये नहीं पता कि मेरी अमाउंट कितनी है, तो वही जो अमाउंट मैंने पहले लिखी थी, यानी मेरे पास बिल था 5,750 रुपये का बिल था, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि भाई मेरे पास कितने अमाउंट पे मेरा टैक्स बना है, यानी 5,000 मेरा बिल था, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि कितना जो है वो मेरा टैक्स है। तो उस टाइम मैंने टैक्स निकाला, 5,000 पे मेरा टैक्स 15% के हिसाब से 750 था। अब मेरे पास, आप फ़र्ज़ कर ले कि टैक्स है, मुझे ये नहीं पता कि अमाउंट कितनी है, तो फार्मूला ये था कि अमाउंट थी, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 करके मैंने टैक्स निकाल लिया। अब चूँकि मुझे टैक्स पता है तो वो 100 के साथ, यानी इस तरह समझ नहीं आएगी यूज़ में भी। अच्छा, लेट्स सपोज मैंने कहा कि मुझे पहले पता था कि मेरे पास 5,000 पे अमाउंट है, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा कितना टैक्स है, तो 15% के हिसाब से मैंने निकाला, तो 750 मुझे मेरा टैक्स पता चल गया। अब मुझे ये नहीं पता, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि मेरे पास टैक्स है 750, मेरे पास टैक्स है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि कितनी अमाउंट पे ये टैक्स है, मुझे अमाउंट निकालनी है, तो वो मैं किस तरह निकालूंगी। अब देखिए भाई, फार्मूला ये है आपके पास कि अमाउंट फार्मूला अगर ये है कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज है 15, और इसी अमाउंट के साथ जो है कि वो है टैक्स। तो अब यहाँ पर जो कि आपको टैक्स पता है 750, तो इसका मतलब हम रिवर्ट बैक करेंगे, टैक्स को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय, यानी 1 मिनट बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया काम। अब हम इस तरह करेंगे कि हम करेंगे टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू अमाउंट, यानी आपकी। अब टैक्स 750 मल्टीप्लाई बाय 100 है, डिवाइडेड बाय 15 करें, 5,000 आपको पता चल गया, यानी ये रिवर्ट बैक करने की टेक्निक होती है। अब चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो मैंने कहा था कि थोड़ा प्रैक्टिकल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरी इजी पैसा की ऐप है, इसमें मैंने मोबाइल पैकेजेस के ऊपर क्लिक किया। अब इसमें डिफरेंट कंपनी के पैकेजेस आ रहे हैं, जैस के, रॉक्स, यूफोन, जोंग, टेलीनॉर। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हर मोबाइल पैकेजेस उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी के लिखे हुए हैं। अब चूँकि मेरे पहले ही पैकेज लगा हुआ है, इसलिए मैं इस पर क्लिक तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं दिखा देती हूँ कि ये इस तरह, जैसे कि अब लेट्स सपोज ये मंथली जैस का कोई पैकेज अगर मैंने लगाना है, मैंने मंथली फ्रीडम अगर ये सिलेक्ट किया, तो इसके अंदर इसके टोटल लोड जो है वो 2500 है, लेकिन ये सारा जो है वो 2500 का पैकेज की ही अमाउंट नहीं है, इसमें कुछ अमाउंट डिडक्शन की हुई है। और वो 15% जो है वो आपसे है, लेकिन ये 15% मंथली नहीं है, ये बेसिकली एनुअल आपकी अमाउंट पर होगी। यानी लेट्स सपोज अगर मैं 2500 का लोड करवा रही हूँ साल के अंदर, पूरा मेरा साल का लोड 2500 का है हर महीने, तो उसको 12 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 30,000 रुपये का आपका
एनुअल यूज़ हो गया मोबाइल का, मोबाइल लोड आपका एनुअल 30,000 बना, 15% के हिसाब से जो हमारा बिल बना, यानी आपका जो लास्ट में आप मोबाइल टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट निकालते हो एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर, तो उसमें आपका 4500 आएगा कि 30,000 की आपकी अमाउंट है और उस पर 4500 ये आपकी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, तो ये 4500 आपका 236 की मद में टैक्स डिडक्ट हुआ है। ठीक है, अब मंथली अगर मैं कहूँ कि मेरा इस 2500 में से कितना कटेगा, हर महीने जब मैं ये 2500 का लोड कराती हूँ तो लीगली मुझसे कटेगा ये 375, यानी 2500 में से 2125 मेरी एक्चुअल मेरी चार्जेस हैं, लेकिन ये जो 375 मुझसे डिडक्ट किया जा रहा है वो 236 के तहत गवर्नमेंट के फ़ंड में जा रहा है एवरी मंथ जब भी मैं ये पैकेज लगाती हूँ। तो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब अगर इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल करें तो मोबाइल टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट मुझे चेक कर लेते हैं, अगर मेरे पास हो तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। मेरे पास इस टाइम कोई डिडक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप जाएँ मोबाइल से जाके सर्च करें नेट पे, तो अगर मोबाइल टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट गूगल पर जाएँ, ये देखिए उन्होंने रैंडमली किसी पर्सन का हमें दिखा दिया है। ये बेसिकली आपका मोबाइल टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन, मतलब ये आप ये देखें इस पर लिखा हुआ है कि इस पर्सन से कितना चार्ज किया गया है ऑन द वैल्यू अमाउंट ऑफ, मैंने तो 329 रुपये इसके ऊपर इससे 41 रुपये देख सकते हैं कि कह रहे सर्टिफाइड सम ऑफ, यानी इस पर इनकम टैक्स की मद में 41 रुपीज़ इस बंदे से डिडक्ट किए गए हैं। किस अमाउंट पे? 329 की अमाउंट पे। अब देखते हैं कि क्या इन्होंने इससे ये सही डिडक्शन की हुई, यानी आप देख सकते हैं 329 इसका एक्चुअल इसका बिल है और 41 रुपीज़ इससे 236 के अंदर डिडक्ट हुए हैं। हम ये देखते हैं कि क्या जो मैंने आपको फार्मूला सिखाया, फार्मूला बताया, क्या इससे सही डिडक्शन हुई, ये चेक करते हैं। 329 ना 329 इसका मंथली बिल था, इसका 15% कितना बनता है? 49 रुपीज़ बनता है, तो उन्होंने बल्कि इससे कम चार्ज किया हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जब भी टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमने नियर अबाउट वैल्यू देखनी है कि वो उसके करीब ही है, तो उसका मतलब ये एक्यूरेट ही है। वैसे भी अगर कम जा रही हो तो आपको पता है कि गवर्नमेंट अपना रुपया भी नहीं छोड़ती, कम जा रही हो तो तब आपके पीछे तो वो चले जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने कम चार्ज कर लिया आपसे, चले कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर उन्होंने से कम ही चार्ज किया है, इस पर ज़्यादा बनता था, तो 8-9 रुपये की कोई इतनी बात नहीं होती। तो ये आपके पास टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है। मैंने अपनी तरफ से हर लिहाज से इसे प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है सेक्शन को, कि जो भी कोई भी पॉइंट हो अगर इसमें तो वो समझ आ जाए और क्लियर हो और मसला ना बने। अब अगर सेक्शन 236 क्लियर हो तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, सेक्शन 236A, एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल बाय ऑक्शन। अब ऑक्शन क्या होती है? ऑक्शन है बोली, यानी अगर आपकी जो है वो चीज़ वो ऑक्शन के थ्रू कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल की जा रही है, तो उस टाइम भी आपसे इस ट्रांजैक्शन पर भी एडवांस टैक्स लिया जाता है एज़ पर सेक्शन 236A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अगेन वही बातें कि इस सेक्शन में भी गारमेंट 6 चीज़ें, इस सेक्शन को भी हम पढ़ते हैं। फिर मैंने ऐसे पहले ही डिस्कस किया था कि हर सेक्शन में 6 चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो पहले हम लोग अपना ये सेक्शन कवर करेंगे, फिर हम लोग अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट करेंगे, मतलब जो पॉइंट्स मैंने कहा कि हर सेक्शन में रिपीट हो रहे हैं क्या वो इस सेक्शन में भी हैं, तो उसको हम लोग अपना कंप्लीट करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर एक एग्जांपल लेंगे और अगर कोई इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट मुझे नज़र आया तो मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 236A। सेक्शन 236A
subsection 1 state that any person making sale by a public auction or auction by a tender or of any property or goods, including property or goods confiscated or attached, they're belonging to or not belonging to the government, local government, any authority, a company, a foreign association. Wait a minute. Okay, any person making sale by public auction or auction by tender of any property or goods, including property or goods confiscated or attached, either belonging to or not belonging to the government, local government, any authority, a company, a foreign association declared to be a company under subclause 6 of clause B of subsection 2 of section 80, or foreign contractor or a consultant or a consortium or collector of custom or commission of inland revenue or any other authority shall collect advance tax computed on the base of the sale price of such property and at the rate specified in Division 8 of Part 4 of first schedule from the person to whom such property or goods are being sold. So basically एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर चेक लिस्ट के हमारे 4 पॉइंट बल्कि कवर हो गए हैं। नंबर 1 रेट, किस रेट से टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। नंबर 2 किस ट्रांजैक्शन पे। नंबर 4 विद होल्डिंग टैक्स एजेंट कौन है। एंड नंबर 4 जो है वो किस बंदे से टैक्स दिया जाएगा। मैं नंबर 3 पॉइंट स्किप कर दिया, दैट वाज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर जो है ये कहना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो भी बंदा ऑक्शन के थ्रू कोई भी जायदाद या कोई भी चीज़, प्रॉपर्टी या गुड्स जिसमें अटैच हुई यानी कुर्क हुई, जब्त हुई, कब्जे में आई हुई चीज़ें भी शामिल है, वो बोली के थ्रू, ऑक्शन के थ्रू या ऑक्शन बाय टेंडर यानी जब उसने ऑफर लेटर जारी किया है उसके थ्रू कोई भी ये चीज़ें बेच रहा है, कोई जायदाद, कोई गुड्स वगैरह जिसमें जब्त हुई, कुर्क हुई, कॉन्फिस्केटेड अटैच आइटम में शामिल हैं। अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि जो ये चीज़ें बेच रहा है वो किसी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी, कंपनी, फॉरेन एसोसिएशन या ऐसी कंपनी जो कि सेक्शन 80 सब सेक्शन 2 के अंदर डिस्कस की गई है, या फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टर, कस्टम और कमिश्नर लैंड रेवेन्यू के साथ वो बिलोंग करती है, नहीं बिलोंग करती, जिसको वो ऑक्शन के थ्रू बेच रहा है, ये मैटर नहीं करता। करती या नहीं करती, इट्स इमटेरियल। वो कह रहे हैं अगर वो ऑक्शन के थ्रू इन चीज़ों को सेल आउट कर रहा है ना, तो वो जो बंदा ये चीज़ें परचेज कर रहा है, जिसको आर बीइंग सोल्ड मतलब जिसे बेची जा रही हैं, उस परचेज़र से उस सेल की जाने वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू के बेस के ऊपर, उस वैल्यू पर किस रेट के हिसाब से, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 8 के अंदर रेट स्पेसिफाई किया गया है, उस रेट के हिसाब से इससे एडवांस टैक्स डिडक्ट कर लेगा। सो टोटल 4 हमारे चेकलिस्ट के आइटम यहाँ पर कवर हो चुके हैं। किस ट्रांजैक्शन पे कौन बंदा विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है, किस बंदे से ये टैक्स लिया जाएगा, किस रेट के हिसाब से लिया जाएगा। अब रेट जो है वो हम लोग अपना पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर इस सेक्शन के ऊपर जाते हैं। तो अब देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर तू इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी गुड यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई किसी की गाड़ी जब्त हो गई थी, उसको उसने बेच दिया, तो जो सेल प्राइस की ग्रोस यानी जो टोटल सेल प्राइस है उसका 10% जो है वो इससे सेक्शन 236A के तहत जो बंदा ऑक्शन के थ्रू ये चीज़ बेच रहा है परचेसर से, वो टैक्स ले लेगा। मिसाल के तौर पर अगर 1,00,000 रुपये की वो बिकी है चीज़, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका 10% जो है वो गालबन कितना होगा, 10,000 ठीक है, 10,000 रुपये यहाँ से उसने टैक्स उससे ले लेना है 236A के तहत। और अगर वो कह रहे हैं कि जो चीज़ वो बेच रहा है ऑक्शन के थ्रू वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अब जो टोटल सेल वैल्यू का जो है वो 5% उसने एडवांस टैक्स की मद में लेना है। मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ करेंगे उसने 10 लाख रुपए में कोई घर बेच दिया जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो 10 लाख का 5% कितना होता है। और यहाँ पर देखेंगे जो बंदा नॉन फाइलर उस पर जितना टैक्स बन रहा होगा उसने तो पूरा 100% ही देना है, उसे कोई माफ़ी नहीं है, ये सिर्फ फाइलर के लिए रेट है। सो 10 लाख का 5% 50,000 रुपये जो है वो 236A के तहत वो इससे टैक्स डिडक्ट कर ले। अच्छा,
अब आगे फर्दर इस सेक्शन में कुछ एक्सप्लेनेशन की गई है जिसमें कुछ डाउट्स क्लियर किए गए हैं। जैसे पहला उन्होंने कहा कि द एक्सप्रेशन सेल बाय पब्लिक ऑक्शन, ऑक्शन बाय टेंडर इंक्लूड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस प्रीवियसली सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन और ऑक्शन बाय टेंडर। सो कह रहे हैं अंडर दिस सेक्शन सेल बाय ऑक्शन, ऑक्शन बाय टेंडर में लाइसेंस रिन्यूअल भी शामिल है, जो कि पहले पब्लिक ऑक्शन या ऑक्शन बाय टेंडर के थ्रू आपको बेचा गया था। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने उस प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल रिमूवल है उसको एक्चुअली तौर पर सोल्ड आउट किया हो। अगर उसका जो लाइसेंस रिन्यूअल किया हुआ है वो भी सेल बाय पब्लिक ऑक्शन की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करता है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल जाऊँ तो हम सभी लोग ड्रामा वगैरह तो देखते हैं, और अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक ड्रामा बहुत ज़्यादा सुपर हिट गया है, शेर ड्रामा। तो उस ड्रामे के अंदर आप लोगों ने एक एपिसोड में ये सीन भी दिखाया गया था कि उन दोनों फैमिलीज़ की राइवलरी थी एक ज़मीन के हवाले से, जिसका उन्होंने किस्त में ये भी दिखाया था कि टेंडर आया हुआ है और अब ये जो बंदा टेंडर फिल करेगा किस बंदे को पास ये दोबारा जाएगी। ये बेसिकली इसी तरह होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ना आपको लीज़ पे मिलती हैं, मतलब एक लीज़ का होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, और जब आप लोग उस दोबारा वो इंस्टॉलमेंट भर देते हो तो वो दोबारा वो चीज़ आपके पास ही आ जाती है, अगर कोई दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट ना करे। मतलब वो भी ऑक्शन के थ्रू ही आपको एक तरह से मिलती है कि जो ज़्यादा, जिस तरह हम लोग फ़िल्मों में भी ये देखते हैं कि जो ज़्यादा बोली लगा देता है उस चीज़ उसके पास चली जाती है ना। तो जो लोग टेंडर फिल करते हैं और जो डिमांड वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू, जो बंदा वो पे कर देता है तो दोबारा उसी के नाम पे रीन्यूअल ऑफ लीज़ हो जाती है। तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन थी कि वो दोबारा कुछ टाइम पीरियड के बाद उसकी लीज़ ओपन होनी थी उस प्रॉपर्टी की। तो जिसने उसका टेंडर भर देना था, जो अमाउंट डिमांड थी उस टाइम वो पे कर देता, तो उसके पास वो चले जाना था। जिस तरह उन्होंने ड्रामा में दिखाया था कि उसकी वालदा के पास ही दोबारा वो चीज़ चले गई थी, वो दोबारा ज़मीन का टुकड़ा चला गया था। तो यहाँ पर भी बेसिकली वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो रीन्यूअल ऑफ लाइसेंस है वो भी सेल बाय पब्लिक ऑक्शन की कैटेगरी के अंदर ही आता है। यानी कि अगर किसी की कोई लैंड आपको लीज़ पे मिली हुई है 10 साल के टाइम पीरियड के लिए और आपने उसकी लीज़ अमाउंट पे की हुई है। अब 10 साल के बाद अगर दोबारा उसको ऑक्शन में लगाया जाता है कि अब अगर आप दोबारा जो उसकी दोबारा आप वही प्राइस दोबारा अगर आप लीज़ पेमेंट भर देते हो तो दोबारा आपके पास ही चली जाएगी। और लेकिन अगर आप नहीं भर पाते, रीन्यूअल ऑफ लीज़ नहीं करवा पाते, अपने लाइसेंस का रीन्यूअल नहीं करवा पाते, तो ज़ाहिर सी बात है अब आपकी ये चीज़ आपके पास से चली जाएगी। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब क्लाउज भी कहता है कि जब पेमेंट रिसीव की जाती है इंस्टॉलमेंट में तो एडवांस टैक्स इज़ टू बी कलेक्टेड विद ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर जो पेमेंट है आप एक्चुअली तौर पर जो मतलब जिसने ऑक्शन के थ्रू चीज़ बेची है ऑक्शनर ने, अगर उसको अमाउंट जो है वो लमसम में नहीं मिली, मतलब जो चीज़ उसने सेल आउट की है उसकी अमाउंट उसे इकट्ठे नहीं मिली बल्कि वो भी उसे इंस्टॉलमेंट में मिली है, तो एडवांस टैक्स की भी जो नेचर है वो भी इंस्टॉलमेंट में ही होगी। यानी आप कह सकते हो कि योर एडवांस टैक्स नेचर इज़ डिपेंड अकॉर्डिंग टू योर टाइप ऑफ पेमेंट। अगर आपकी पेमेंट जो है वो लमसम है तो आपका एडवांस टैक्स भी आपको इकट्ठा पे करना पड़ेगा। अगर पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो तो एडवांस टैक्स की फिर इकट्ठे नहीं देना पड़ेगा, वो भी इंस्टॉलमेंट में ही पे करना पड़ेगा। सो आई होप ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, द क्रेडिट फॉर द टैक्स कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 इन दैट टैक्स ईयर शेल the credit of tax collected under subsection 1 in that tax year shall subject to the provision of section 147 be given in computing the tax payable by the person। ओके, सब सेक्शन 2 में बेसिकली ये आपको इतना तो आइडिया हो रहा है कि जो ये टैक्स 236 ए का है उसकी नेचर भी एडजस्टेबल है, यानी ये टैक्स पेयर अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसमें इस सेक्शन में थोड़ा सा उसको ट्रिकी किया गया है कि वो बताया गया है टाइम जोन के वो जो टैक्स आपसे इस सेक्शन के तहत डिडक्ट किया जा रहा है 236 ए के तहत टैक्स पेयर से, वो टैक्स पेयर कब अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, मतलब किस टैक्स ईयर के अंदर वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बेसिकली सब सेक्शन 2 के अंदर ये बात की गई है। सो वो कह रहे हैं कि जो टैक्स एज पर दिस सेक्शन किसी टैक्स पेयर से कलेक्ट किया जाता है ना, तो सेक्शन 147 के प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए वो टैक्स पेयर अपने इस पेड टैक्स को जिस टैक्स ईयर के अंदर उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है और इस प्रॉपर्टी की मद में उससे ये टैक्स लिया गया है, तो उसी टैक्स ईयर के अंदर उसकी अपनी स्वाबदीद है कि वो इस टैक्स को अपनी नेट पेएबल जो उस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है उनको रिड्यूस करने के लिए उस टैक्स ईयर में भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगर टैक्स पेयर ऐसा है जिस पर सेक्शन 98 और सेक्शन 145 अप्लाई होता है, तो वो पर्सन अपने इस पेड टैक्स को जो 236 ए के अंदर उसने टैक्स पे किया है उसको वो इस्तेमाल कर सकता है उस टैक्स ईयर के अंदर अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए जिस टैक्स ईयर में उसने ये प्रॉपर्टी परचेज की है,
या फिर 98 बी और 145 के अंदर जो भी उसका रेलेवेंट टैक्स ईयर है उसके हिसाब से जो उसका बनता है उसमें वो अप्लाई कर सकता है। उन दोनों में से उसकी चॉइस है, जो भी इनमें से बाद में होगा ना वो उसको वो प्रिवेल करेगा। सो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द अवॉर्डिंग फॉर सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इंक्लूड द अवॉर्डिंग ऑफ एनी लीज टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ लीज ऑफ अ राइट टू कलेक्ट टोल्स फीस और अदर लेवीज बाय व्हाटएवर नेम कोड। सो अगेन जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अंडर दिस सेक्शन सेल ऑफ प्रॉपर्टी में लीज अवॉर्ड करना भी शामिल है। यानी ज़रूरी नहीं आप एक्चुअली तौर पर प्रॉपर्टी दे दो, बल्कि आप उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए उस प्रॉपर्टी की कॉर्पस जो है वो लेसर को दे देते हो, लेसी को दे देते हो। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इसमें आप कोई राइट टू कलेक्ट टोल्स फीस और कोई चार्जेस टैक्स कलेक्ट करने का राइट अगर आप किसी बंदे को दे देते हो तो वो भी लीज की कैटेगरी के अंदर ही आ जाएगा। यानी कि सेल में ये चीज़ें भी शामिल हैं। अंडर दिस सेक्शन सेल ऑफ प्रॉपर्टी में अगर आप किसी बंदे को वो प्रॉपर्टी का एक्चुअली तौर पर जस्ट कॉर्पस दे रहे हो, लेकिन उसके राइट अपने पास ही रख रहे हो, उसकी ओनरशिप का राइट अपने पास ही रख रहे हो, यानी कि लीज पे दे देना किसी प्रॉपर्टी को, वो भी सेल की कैटेगरी में आता है अंडर दिस सेक्शन। इसी तरह अगर आप किसी पर्सन को राइट दे देते हो कि भाई आप इस प्रॉपर्टी के मतलब से कोई चार्जेस टोल्स या फीस कलेक्ट कर सकते हो, तो वो भी सेल की कैटेगरी के अंदर ही आता है। नॉट विस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, टैक्स कलेक्टेड ऑन अ लीज ऑफ द राइट टू कलेक्ट टोल शैल बी अ फाइनल टैक्स। ठीक है, अब जो कि हम लोगों ने कहा था सबसेक्शन 2 के अंदर, जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि जो टैक्स आपसे डिडक्ट किया जा रहा है ना उसकी नेचर एडजस्टेबल है, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसेक्शन 2 के अंदर जो बात की गई है उसको कतन उसे एक साइड पर रखते हुए जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है ना राइट ऑफ लीज देने के ऊपर, कि भाई आपको आप ये उसे राइट दे रहे हो कि भाई आप टोल्स या कोई टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, ये राइट ऑफ लीज आपने दे दिया है। अब इस राइट की मद में भी आपसे जो टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है उस टैक्स की नेचर जो है वो फाइनल टैक्स है, मतलब वो टैक्स एडजस्टेबल नहीं है। वो उसी टैक्स ईयर के अंदर जिसमें आपको ये राइट दिया गया है उसी टाइम ही आप अपनी इनकम को के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद वो फुल एंड फाइनल होगा, उसे आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास सेक्शन 236A था। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, सेक्शन 236 एंड 236A। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 सेक्शन कवर करेंगे। मैं अपनी तरफ से स्मॉल वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये फिर भी बड़ी हो जाती है क्योंकि सेक्शन ज़रा लॉन्ग है। एज़ पर अदर लॉज जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन हैं वो ज़रा लेंथी हैं, वो स्मॉल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी वीडियो भी लॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 सेक्शन कवर करेंगे।